बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद है। आई एम वर्किंग एज इन चार्ज मेडिकल फैसिलिटी एंड एज अ जनरल प्रैक्टिशनर इन सईदा खातून जन्नत हॉस्पिटल फैसलाबाद। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक जोड़ों की दर्द की बीमारी है या जोड़ों की सोजिश कहलाती है। वैसे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हर जॉइंट में हो सकता है, लेकिन जो मैं आज जिसके बारे में बात करूंगा वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के दर्द का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारे जो बोन्स होती हैं उनके गिर्द एक स्मूथ स्लिपरी सरफेस होती है, स्मूथ स्लिपरी टिश्यू होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। इस कार्टिलेज का काम ये होता है कि ये एक गैप प्रोवाइड करता है दोनों जॉइंट्स की फ्री मूवमेंट्स के लिए, और जिसकी वजह से जॉइंट स्टेबिलिटी बरकरार रहती है और पेशेंट नॉर्मली जो है वो चल सकता है और अपने डेली रूटीन के काम कर सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है, और उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी या उसका बनने का अमल वो इस तरह होता है कि ये जब कार्टिलेज डैमेज होते हैं तो ये सरफेस रफ़ होनी शुरू हो जाती है और कार्टिलेज थिन हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी के जो जॉइंट के टिश्यूज़ होते हैं वो इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। और काफ़ी देर तक तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन अगर ये एक ख़ास हद से ज़्यादा जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से फिर जो पेन स्टिफनेस की लामा ज़ाहिर होती हैं, और जो पुशिंग इफ़ेक्ट होता है जो कि इस कार्टिलेज की वजह से नॉर्मली पैदा होता है, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, और उसकी वजह से जो चलना जो है वो मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये टिश्यूज़ का जो रिपेयर प्रोसेस है ये एक ख़ास लेवल तक काम करता है। उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं जॉइंट में पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं, उसमें एक तो ये कि जो जॉइंट एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होती है जो जॉइंट स्पेस के अंदर बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। उसके अलावा जो जॉइंट लाइनिंग ऑफ द जॉइंट कैप्सूल होता है जिसको हम साइनोवियम कहते हैं, वो फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू होता है, जिसकी वजह से जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है। और उसके अलावा जो मसल्स हैं जो इर्द-गिर्द जॉइंट के होते हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और मसल स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी इलामात क्या होती हैं? सबसे पहले पेशेंट को, मरीज़ को जो है वो दर्द जो है वो बहुत महसूस होती है, क्योंकि जो स्पेस ऑलरेडी कम हो चुकी है जिसकी, और जॉइंट जो है वो प्रॉपरली मूवमेंट के दौरान जो है वो मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। उसके अलावा स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस का मतलब जो है जॉइंट जो है वो उसमें अकड़ाव पैदा हो जाता है। अमूमन जब ये पेशेंट सुबह उठते हैं तो उनका जॉइंट स्टिफ हुआ होता है और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकड़ाव महसूस हो रहा है। और उसके अलावा एक जो चूँकि स्पेस कम हुई होती है तो दोनों बोन्स के दरमियान क्योंकि गैप कम होता है तो वो आपस में फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से ख़ास किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम ग्रेटिंग साउंड्स कहते हैं, जो या जैसे चटकने वाली आवाज़ें होती हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट है, यानी कि जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स हैं जॉइंट की, वो कम हो जाती हैं, क्योंकि वो फ्रीली वो उसको मूव नहीं कर सकता, और क्योंकि उसको पेन होती है इसकी वजह से रेंज ऑफ मूवमेंट भी कम हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि साइनोवियम जो है वो फ्लूइड ज़्यादा पैदा करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम एफ्यूजन कहते हैं। और उसके बाद जो एडवांस स्टेजेस में जाके तो जैसे कि वो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोन स्पर्स भी कहते हैं या ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं, जो कि एक्सरे में हम इसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अब इसकी क्या वजूहात होती हैं या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस पैदा होता है। उसमें एक तो चूँकि ये एक डीजनरेटिव प्रोसेस होता है, बड़ा स्लोली ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है, और इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें एक तो एज है कि जितनी ज़्यादा एडवांस एज होती है, ओल्ड एज में जाके चूँकि मसल्स भी वीक होते हैं, जॉइंट्स भी वीक होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा कॉमन होता है। ख़वातीन में ये बीमारी जो है मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा कुछ जॉइंट इंजरीज़ हों, जैसे कि आपको बचपन में चोट लगी है और जिसकी वजह से वो
जॉइंट में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई हैं जो आगे जाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो डेवलप कर जाती है। उसके अलावा कुछ इंक्रीज स्ट्रेस है, जैसे कोई जो सोल्जर्स के अंदर जैसे वो मार्च करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से पाँव ज़मीन पे मारते हैं, उनमें भी आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके अलावा जो मरीज़ या जो लोग जो ज़्यादा जिनका सिटिंग वर्क है या बैठ के काम करते हैं, उनमें जो मसल्स की जो पावर होती है वो एक ख़ास मसल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दूसरे जो है वो कम एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से भी ये आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसका सबब बन सकते हैं। अब एक अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया, उसके क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं? एक तो चूँकि ये ग्रेजुअली जो है पेन और स्टिफनेस जो है ये बढ़ती जाती है, पेशेंट की डेली रूटीन्स जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन जो है वो हो सकता है। और उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि पेन की वजह से वो प्रॉपर जो मुकम्मल तौर पर सो नहीं पाता, जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं। उसके बाद इसको इसको तशख़ीस कैसे किया जाए, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो सिम्पटम्स हैं, जो सारी अलामात मैंने जिसका ज़िक्र किया, अगर किसी को ये अलामात आ रही हैं तो उसको सोचना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या तो डेवलप हो चुका है या उसमें डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर हैं वो मुआयना जॉइंट का मुआयना करते हुए देखते हैं कि उसमें कोई टेंडरनेस है, जैसे हाथ लगाते हुए दर्द हो रही है या जॉइंट की मोबिलिटी जो है वो कम हो गई है, स्टिफनेस उसको चेक किया जाता है। और उसके अलावा डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम एक्स-रे करवाया जाता है, जिसमें कि 3 जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक तो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन है, जिसको हम बोन स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, वो हमें क्लियरली नज़र आता है। नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, यानी कि जॉइंट के दरमियान जो हड्डियों के दरमियान जो जगह होती हैं, गैप है, वो काफ़ी कम हो जाता है और आगे जाके ये फिर बिल्कुल बाज़ औक़ात जॉइंट जुड़ जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो जाती हैं। और उसके अलावा जो बाज़ औक़ात एडवांस स्टेजेस में जब अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हमें बोन एक्स-रे में नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद जो है एडवांस जो स्टेजेस होती हैं उसमें एमआरआई करवाया जाता है, जिसमें ना सिर्फ बोन्स को बल्कि हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को और मसल्स को भी उसमें कोई पैथोलॉजी है तो डिटेक्ट कर सकते हैं, या कोई और हिडन जो है बीमारी है उसका पता लग जाता है। और उसके अलावा जो एक और टेस्ट जो आम तौर पर किया जाता है वो जॉइंट फ्लूइड एस्पायरेट करके उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें हम इसको दूसरी जो जोड़ों की बीमारी है उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट है, उसको हम उसको यानी कि उससे डिफरेंशिएट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलाज के लिए इसमें 3 जो है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। नंबर 1 पे मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, उसके अलावा फिज़ियोथेरेपी है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पेन को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात हैं, जैसा कि एस्प्रिन है या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि नेप्रोक्सेन वगैरह, उसमें वो हम मरीज़ को देते हैं ताकि उसकी पेन को मैनेज किया जा सके। उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट्स हैं, अगर मसल स्टिफनेस ज़्यादा आई हुई है तो मसल रिलैक्सेंट्स दिया जाता है। और उसके अलावा जो दूसरा है फिज़ियोथेरेपी में पेशेंट जो जनरल एक्सरसाइजेज़ हैं पेशेंट को एडवाइस की जाती हैं, जिसमें कि जैसे लाइक वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ताकि वो अपनी थोड़ी सी रेंज ऑफ मूवमेंट्स को मेंटेन रख सके और पेन को मैनेज कर सके। उसके अलावा जो सर्जिकल में है इनके उसमें हम इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो भी जॉइंट की पेन को या उसकी स्वेलिंग है, सोजिश है, उसको कम करते हैं, जो कि जॉइंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। उसके अलावा लुब्रिकेशन इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, ये जो जॉइंट स्पेस के अंदर मौजूद होता है नेचुरली, वो उसको इंजेक्ट किया जाता है ताकि जॉइंट की जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके और मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। उसके बाद आपने अक्सर सुना होगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, यानी कि अगर जॉइंट बिल्कुल काम करना बंद कर देता है या जॉइंट की जो ज़्यादा हिस्सा डैमेज हो चुका है, तो उसको हम मुख्तलिफ मेटल के साथ या जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, ताकि वो पेशेंट अपनी डेली रूटीन के काम सर अंजाम दे सके।
आखिर में मैं सिर्फ आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि ये चूँकि बीमारी डीजेनरेटिव स्लो डीजेनरेटिव प्रोसेस होती है, आहिस्ता-आहिस्ता जो है बढ़ते हुए आपके जॉइंट को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर सकती है और इसमें जो चेंजेस एक दफ़ा डेवलप हो जाती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती, ये टोटली इर्रिवर्सिबल होती हैं। जो भी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो पेन को मैनेज करने के लिए या कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम दी जाती हैं। इसलिए जब भी आपको कोई इस तरह की कोई इलामात आएँ या कोई ऐसे सिम्पटम्स नज़र आएँ तो आप फ़ौरी तौर पर अपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के ज़रिए या एक्सरसाइज़ेज़ के ज़रिए इसको मज़ीद आप बचा सकते हैं।